आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक रेहान तारिक के साथ। आज जिन स्टोरीज पर देंगे दस्तक उनमें शामिल है मरियम नवाज की शहबाज शरीफ से मुलाकात, बड़ी बगावत का तासुर खत्म, क्या गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी धांधली की जा रही है, पावर सेक्टर में गर्दिशी कर्जे, ऑयल सेक्टर में अदम अदायगियां, वजूहात क्या हैं, अमरीकी इंतखाबात नतायज गैर वाज़ेह क्यों हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। अब वाज़ेह है कि ये दूसरी बार है कि फयाजुल हसन चौहान से इत्तलात का कलमदान वापस लिया गया है। अब ये भी ख्याल रहे कि फयाजुल हसन चौहान सूबाई काबीना से बाहर नहीं हुए क्योंकि उनके पास महकमा कॉलोनीज का भी चार्ज है जो उनसे वापस नहीं लिया गया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने फिरदौस आशिक अवान को बतौर वजीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक उन्हें महकमा इत्तलात की जिम्मेदारियां भी सौंप दी गई हैं। फिरदौस आशिक अवान कुछ अर्सा कबल विफाक में वजीर आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात थी। हुकूमत ने उनकी जगह शिबली फराज को वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात जबकि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा को मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात मुकर्रर किया था, जिसे उन्होंने बाद में निजी मसरूफियात की वजह से इस्तीफा दे दिया था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब की काबीना में मजीद रद्दोबदल करते हुए मजीद 2 वज़रा जिनमें महर असलम और जवार हुसैन है उनको भी ओहदों से हटा दिया है। महर मोहम्मद असलम के पास कोऑपरेटिव जबकि जवार हुसैन वड़ाइच के पास जेल खाना जात की वजारत थी। इस वक्त फयाजुल हसन चौहान से कलमदान वापस लेने की वजूहात का तयन किया जा रहा है, लेकिन नोटिफिकेशन मीडिया पर आने के बाद भी फयाजुल हसन चौहान जाने से लाइल्म रहे हैं। जब उनसे सहाफ़ी ने सवाल किया एक मीटिंग में कि उनसे वजारत वापस ले ली गई है, इत्तलात का कलमदान वापस लेकर अब मुआविन खुसूसी जो है तैनात किया गया फिरदौस आशिक अवान को, तो उस पर उनका रद्द-ए-अमल क्या था, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। आगे भी आपको तो आप क्या कहेंगे? मुझे कोई खबर नहीं है सर। अभी इतला ये कि फिरदौस आशिक अवान को मज़ीद नशीर इतलात लगा दिया गया और आपको वापस ले लिया गया आपसे चार्ज। आपके पास कानूनी इसका होगा सिर्फ? मुझे नहीं पता इसका। क्या कहना चाहेंगे? मुझे इसका पता ही कोई नहीं, इल्म ही नहीं है सर। मीडिया में खबरें आ गई हैं, नोटिफिकेशन भी आ गया। बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता इसका। अब फयाजुल हसन चौहान से वजारत का कलमदान वापस लेने की वजूहात क्या हो सकती हैं? किसी भी वजीर से वजारत का कलमदान वापस लेने की मुमकिन वजूहात 3 हैं। या तो वजीर के खिलाफ कोई शिकायत हो, वजीर माली बेज़ाब्तगी में मुलव्विस हो, या फिर उस वजीर की कारकर्दगी ठीक ना हो। माजी में फयाजुल हसन चौहान कई बार तनाज़ात का शिकार रहे हैं, उनके खिलाफ शिकायत आई, उनसे कलमदान वापस लिया गया, लेकिन दूसरी मरतबा मनसब संभालने के बाद उन्होंने हुकूमती बयानिए की भरपूर हिमायत की है, हुकूमती बयानिए को भरपूर दिफा करने में कामयाब रहे हैं। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म ने काबीना इजलास में उनकी तारीफ की है कि फयाजुल हसन चौहान की मौजूदा कारकर्दगी वो इस तरह है कि पंजाब में कोई भी वजीर जो है इस वक्त उस तरह से डट कर अपने बयानिए का दिफा नहीं कर रहा, अपोजिशन को टफ टाइम नहीं दे रहा जितना डट कर फयाजुल हसन चौहान अपोजिशन को टफ टाइम दे रहे हैं। फयाजुल हसन चौहान के हालिया बयानात क्या रहे हैं, किस तरह से अपोजिशन को आड़े हाथों लेते रहे हैं, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। पाकिस्तान के आइन के अंदर क्लियर कट लिखा हुआ है कि अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एजेंसीज के खिलाफ किसी किस्म की कोई तनकीद नहीं होगी, उनके खिलाफ बात नहीं होगी। और फिर करे भी वो कि जो खुद मुजरिम है खरबों डॉलर की, तो जनाब आप बताएं इसके बाद उनको 21 तोपों की सलामी दी जाए या उनके गले में फूलों का हार पहनाया जाए? उनके ऊपर पर्चे ही होंगे। अगर रियासती अदारों के खिलाफ, अगर जमहूरी अदारों के खिलाफ, अगर अदालती अदारों के खिलाफ मुल्क दुश्मन ताकतों की जबान बोलेंगे तो फिर यही कुछ होगा। बुनियादी तौर पे आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन पिछले 2 साल से अनथक मेहनत करके उन्होंने एक अपना सब कमेटी बनाई। मैंने कहा था कि जिस काम में बेगम सफदर अवान साहिबा हाथ डालेंगी, और ये मैं कई महीनों से कह रहा हूं, नजूमी तो नहीं हूं लेकिन जिंदगी गुजरी है इस दस्त की सयाही में सियासत की। पिछले 5 साल की तारीख गवाह है कि बेगम सफदर अवान साहिबा ने जिस काम में हाथ डाला अपने लिए, अपने वालिद साहब के लिए, अपने खानदान के लिए और अपनी पार्टी के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि फयाजुल हसन चौहान से वजारत क्यों वापस ली गई है, जब वो मुकम्मल तौर पर हुकूमती बयानिए का दिफा कर रहे हैं, वही लाइन ले रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत उन्हें दे रही है। इमरान खान साहब खुद कहते हैं कि पंजाब में एक ही वजीर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की भरपूर डट कर उसका दिफा कर रहे हैं, अपोजिशन को टफ टाइम भी दे रहे हैं। तो फयाजुल हसन चौहान से ये कलमदान वापस क्यों लिया गया है? क्या तहरीक इंसाफ अपनी बयानिया तब्दील कर रही है? क्या कोई शिफ्ट आ रहा है? इस वजह से मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान को मुकर्रर किया जा रहा है। वजूहात क्या हो सकती हैं, इस बारे में बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा
नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये कहिएगा, फयाजुल हसन चौहान साहब जिनके बारे में खुद वजीर आजम ये कह चुके हैं कि एक ही वजीर है पंजाब में जो ऑपोजिशन को टफ टाइम दे रहा है और खुलकर जो हुकूमती बयानिया उसका दिफा भी करता नजर आता है, तो क्या वजह हुई फयाजुल हसन चौहान साहब को कलमदान वापस ले लिया गया है? इतलात का कलमदान उनसे जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिस पर वो खुलकर गरजते बरसते थे, वही कलमदान वापस ले लिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फयाजुल हसन चौहान साहब की जो खिदमात है पार्टी के लिए, वो किससे ढकी छुपी नहीं है। फयाजुल हसन चौहान साहब का सियासी कदकामात, उनकी पार्टी के लिए खिदमात, पार्टी को एक्नॉलेज करती है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले होते रहते हैं। वो अभी भी मिनिस्टर है कॉलोनीज के, और मैं समझता हूँ कि पंजाब में जिस तरह से उस्मान बुज़दार साहब अब चीजों को अब प्लेसमेंट कर रहे हैं, ये तमाम चीजें पंजाब की आवाम की बेहतरी के लिए है। आज भी हमारा टारगेट बुनियादी तौर पर सिर्फ एक है कि किसी भी तरह पंजाब के लोगों की जिंदगी में बेहतरी लाई जाए। किसी भी तब्दीली का मकसद अवामुन नास की बेहतरी के लिए होता है। तो मैं इस बात पर समझता हूँ इमरान खान साहब हो, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब हो, उनके डिसीजन का ताल्लुक अपनी जमात, गवर्नमेंट और अवामुन नास की बेहतरी के अलावा कुछ भी नहीं। नदीम कुरैशी साहब, आप क्या समझते हैं कि फयाजुल हसन चौहान साहब का इतलात का कलमदान उनके पास होना, वो डिपार्टमेंट, वो पोर्टफोलियो संभालना, उसमें अवाम की बेहतरी कहां कॉम्प्रोमाइज हो रही थी, आप समझते हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज कर दूं, गवर्नमेंट जब बुनियादी तौर पर मिनिस्टर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के मामला के हवाले से अवाम उन्नास को बाखबर रखते हैं, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन उन तमाम चीजों को लिंक अप करके उनकी प्रेजेंटेशन करते हैं अवाम उन्नास के सामने, जो गवर्नमेंट कर रही होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसी से कौम को आगाह कर रहे होते हैं। तो मैंने आपको अर्ज की कि हमारा बुनियादी टारगेट पाकिस्तान की, पंजाब की आवाम की बेहतरी है। उसमें मतलब फयाजुल हसन चौहान साहब का पोर्टफोलियो चेंज होने से कुछ चीज कंप्रोमाइज नहीं हुई है। आप ये कह रहे हैं कि मिनिस्टर इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, आवाम को आगाह कर रहे होते हैं, जो हुकूमत कर रही है। कहीं फयाजुल हसन चौहान साहब ने कोई मिस इंफॉर्मेशन दी, कहीं उनसे कोई गलती हुई, कोताही हुई कि दूसरी बार उनका पोर्टफोलियो चेंज कर दिया गया? मैं तो जाती तौर पर फयाजुल हसन चौहान साहब का बड़ा फैन हूँ। मैं समझता हूँ उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन जमहूरियत में, पॉलिटिकल पार्टीज में, गवर्नमेंट में डिफरेंट चेंजेस आती रहती है। चौहान साहब की का पोर्टफोलियो चेंज होने का मकसद कतई उनकी अहमियत से, उनके काम से, उनकी क्रेडिबिलिटी से इनकार नहीं है। नहीं, लेकिन नदीम कुरैशी साहब, जब मामला बिल्कुल ठीक हो, एक शख्स अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, वजीर बिल्कुल इन लाइन विद पार्टी हो, वो भरपूर तरीके से ऑपोजिशन को आड़े हाथों भी लेता हो, वो हुकूमती बयानिया का डिफेंस भी करता हो, उसको चेंज कर देना कोई बात समझ में नहीं आती है। देखिए रेहान, मैं आपको अर्ज कर दूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कतई रिवायती जमात नहीं है। यहाँ कोई भी शख्स किसी भी एक खास स्पेसिफिक चीज के लिए फिक्स हो सकता है। मैंने भी इस खबर को, जिस तरह से आपको ये न्यूज मिली है, मुझे भी इस तरह से न्यूज मिली है। मैं जब तौर पर यह समझता हूँ, और जितना मैं अपनी पार्टी के साथ मेरा लिंक है, लाइजोन है, मुझे मीडिया से बात करने का मौका मिलता है, पार्टी की मीटिंग अटेंड करने का मौका मिलता है, तो मैं आज भी इस बात पर मुझे 100% यकीन है कि फयाजुल हसन चौहान साहब की तब्दीली खुदा ना खास्ता किसी नेगेटिव ग्राउंड पे या किसी कंप्लेन पे या किसी ऐसे इशू पर नहीं हुई कि जिसको हम किसी और सेंस में ले सके। नहीं, लेकिन फिर ये बताइए ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ कारकर्दगी का पैमाना क्या है? फिर आपने मैसेज क्या दिया है फयाजुल हसन चौहान साहब को? अगर तब्दील किया है तो किस, ऑब्वियसली कोई ना कोई ग्राउंड्स तो होंगे ना, कोई मेरिट तो होगा। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं, उसका फैसला वक्त करता है। मैंने आपको अर्ज की कि मुझे भी इस खबर का आपकी तरह से मीडिया पर पता चला, लेकिन मुझे 100% श्योर है कि इमरान खान साहब का, उस्मान बुज़दार साहब का पूरा एतमाद हासिल है फयाजुल हसन चौहान साहब को। और चीजें अगर तब्दील होती हैं, किसी मिनिस्टर का कलमदान तब्दील हो जाए, तो ये मामूल का हिस्सा होता है। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब का भरपूर एतमाद उनको हासिल था, क्या उस्मान बुज़दार साहब का एतमाद हासिल नहीं था, या कोई और था जो शिकायत कर रहा था फयाजुल हसन चौहान साहब से? नहीं, मैंने आपको अर्ज किया, ये सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है कि वो किस प्लेयर को कहां प्लेस करता है। हमें चीजों को रेहान पॉजिटिव भी देखना है। मैं आपसे यही तो जानना चाह रहा हूं कि इसमें पॉजिटिव क्या है, मुझे वो पॉजिटिव बताइए। देखिए, ये टीम कैप्टन का फैसला ना। आज आप यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं 24 पे, कल किसी और आप
आपका प्रोग्राम चेंज भी हो सकता है, उसका दौरानिया आगे पीछे भी हो सकता है, आपको कोई नई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो ये रूटीन वर्क होता है, टीम कैप्टन ने डिसीजन करना होता है कि उसने अपने किस खिलाड़ी को कहां प्लेस करना है। जाहिर है इदारा वक्त और हालात को देखते हुए ये फैसला करता है ना सर। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये फैसला कर लिया है कि वो अपने बयानियों को कुछ तब्दील करेंगे? वो बयानिया जो पहले चल रहा था, जिसको फैजुल हसन चौहान साहब फॉलो कर रहे थे, अब वो बयानिया तब्दील होगा और कोई और आएगा और उसको फिर फॉलो करेगा और उसको लीड करता हुआ दिखाई देगा? क्या ऐसा हो रहा है? देखिए, फैजुल हसन चौहान साहब ने बिल्कुल उसी बयाने को टेकअप किया हुआ था जो पार्टी का बयानिया है, और जो भी जिम्मेदारी लेगा वो भी उसी तरीके से आगे बढ़ेगा। पार्टियों में जब ये बड़ा बड़ा अहम पोर्टफोलियो है मिस इन्फॉर्मेशन का, कि उन्होंने आपने मीडिया के साथ अवाम उन्नास को पार्टी के तमाम मामला, इस तब्दीली से ना तो कोई फायदा है ना कोई नुकसान है, फिर इस ये तब्दीली करने का जवाब क्या है? हर चीज का कोई ना कोई जवाब होता है ना, कोई रीजन होती है उसके पसे पर्दा है क्या? ऐसी क्या चीज है फिर नदीम कुरैशी साहब? देखिए रेहान, मैं आपको कर दूं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसका पब्लिकली इजहार मुनासिब नहीं होता। ये जब सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव को आपका आईने पाकिस्तान ये इख्तियार देता है कि वो चीजों को कैसे प्लेस करते हैं, इसमें कतई ऐसा नहीं है कि चौहान साहब की किसी काम से, उनकी मेहनत से, उनकी बलबला अंगेज क़यादत से। आप ये कह रहे हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती है जिसका पब्लिकली इजहार पॉसिबल नहीं होता, तो क्या है जिसकी पर्दादारी रखना चाह रहे हैं? नहीं, कोई पर्दादारी वाली बात नहीं है, इसमें कतई कोई पर्दादारी वाली बात नहीं है। हमने देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जब चीजों को प्लेस कर रही होती है, उनका टारगेट बार बार मैं कर रहा हूं, वो अवाम उन्नास की बेहतरी है, सूबे की बेहतरी है। यहाँ जिस तरह से हम चीजों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से उस्मान बुज़दार का बदतरीन तनकीद के बावजूद डे बाय डे उनकी परफॉर्मेंस को ना सिर्फ अब उनके मुखालफिन भी एक्नॉलेज करते हैं, बल्कि पार्टी में भी उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक मजबूत चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर सूबे को रन कर रहे हैं। पाकिस्तान के तमाम सूबाई इकाइयों में अगर पंजाब की आप सूरत हाल देखें, प्रोग्रेस की, लॉ एंड ऑर्डर की, दीगर मामला की, तो पंजाब आज भी फ्रंट फुट पे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नदीम कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। अब एक और मामला आपके सामने रखते हैं। आज लाहौर की एहतसाब अदालत में इंतहाई जज्बाती मनाजिर कैमरे की आंख ने महफूज किए हैं। ये जज्बाती मनाजिर 3 मरतबा मुल्क के वजीर आज़म रहने वाले नवाज शरीफ की बेटी के अपने चचा और चचाजाद भाई से मुलाकात के हैं। ये मुलाकात एक खानदान की आपस में मुलाकात नहीं थी, बल्कि इस मुलाकात ने कई रोज से मुल्क के सियासी उफक पर छाए गैर यकीनी बादलों को साफ कर दिया है। वो बादल अब छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैसे मरियम नवाज शरीफ हमजा शहबाज से मुलाकात करने के बाद उनको थपकी दे रही हैं। उनकी ये थपकी दर हकीकत उन शैमगोइयों और अफवाहों का तासुर जायल करने की एक कोशिश दिखाई दे रही है, जो शरीफ खानदान में इख्तिलाफ के हवाले से हर रोज हुकूमती वज़रा और तर्जुमान करते रहे हैं। आज कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को लाहौर के एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां उनसे मरियम नवाज मुलाकात को पहुंची। मुलाकात के बाद मरियम नवाज गैर रस्मी गुफ्तगू में वो क्या कह रही थी, किस तरह से हुकूमती रवैयों को गैर जमहूरी करार दे रही थी, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। बताइएगा कि आपकी क़यादत को बख्तरबंद गाड़ियों में लाया गया, क्या कहना चाहेंगे? इसमें तो दहशतगर्दों को लाया जाए, जमहूरी क़यादत को जो है बख्तरबंद गाड़ियों में हुकूमत लेकर आई है, क्या कहेंगे? क्योंकि जमहूरी क़यादत से इनको जितनी दहशत जमहूरी क़यादत की और किसी की नहीं है। जो ये आप मुंह पे हाथ फेर के कहते हैं मैं छोड़ूंगा नहीं, अब देखूंगा ये होगा वो होगा, ये सारा वो इंतकाम है जो आपको नजर आ रहा है। आज लाहौर की एहतसाब अदालत में आमदन से जायद असासाजात केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अदालत के रूबरू हाजिरी लगवाई। दौरान समाअत शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को वादा माफ 265C के बयान की कॉपियां मुहैया की गई, जबकि शहबाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान को वादा माफ गवाहान के बयानात वसूल कराए गए। बादअज़ा अदालत ने आमदन से जायद असासाजात के केस में शहबाज शरीफ समेत दीगर मुल्जिमान को फर्द जुर्म के 11 नवंबर तक तलब करते हुए समाअत भी उसी रोज तक के लिए मुलतवी कर दी है। दूसरी जानिब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस पर भी समाअत की, जिस दौरान शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ को जेल में मेडिकल सहूलियात नहीं दी जा रही हैं, उनकी मेडिकल हिस्ट्री के मुताबिक उनको सहूलियात नहीं मिल रही हैं। दौरान समाअत शहबाज शरीफ ने अदालत में दलाइल देते हुए बताया कि मुझे बख्तरबंद गाड़ी में पेश किया गया है और मैं गाड़ी में लेट कर आया हूं, जबकि जेल में ज्यादा वक्त लेट कर गुजारता हूं। मेरी गुजारिश है कि मुझे फिजियोथेरेपिस्ट दिया जाए। बादअज़ा अदालत ने केस पर मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी करते हुए शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे हमजा शहबाज के जुडिशियल रिमांड में 11 नवंबर तक तौसीह कर दी है। अब इस वक्त शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आ गई है। ये तेजी एक ऐसे वक्त में आई है जब वजीर आजम बार बार ऑपोजिशन के गिर्द घेरा तंग करने के अज़्म का इजहार कर रहा है।
आज पार्टी रहनुमाओं और तर्जुमानों के इजलास में वजीर आजम ने क़यादत को पीडीएम का मौसर जवाब देने के लिए हिकमत अमली तैयार करने का टास्क दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि पीडीएम क़यादत भारत के एजेंडे को लेकर चल रही। ऐसी ही गुफ्तगू गुज़श्ता रोज वजीर आजम ने दौरे गिलगित के दौरान भी की थी। वो क्या कह रहे थे वो आपके सामने रखता है। तो अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। ये गीदड़ जो तुम दबा के बाहर भागा था, तुम वापस आओ तो मैं देखता हूं तुम्हें हम कैसे रखते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वजीर आजम के अहकामात के बाद सिर्फ शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ कार्रवाई क्यों हो रही है। ऑपोजिशन लीडर्स को बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत में पेश क्यों किया जा रहा है, जिस पर ऑपोजिशन तहफुजात का इजहार भी कर रही है। इसी हवाले से हुकूमत की जानिब से कई बार शरीफ खानदान में इख्तलाफात डालने की कोशिशें की गई हैं। हुकूमती वजीर शेख रशीद गुज़श्ता कई माह से नून और शीन में इख्तलाफात के दावे भी करते रहे। साला शीन निकले ही निकले, शीन का निकलना तय। नवाज शरीफ साहब ने आना, उनके लिए इतनी जुर्रत नहीं है उनमें, बुज़दिल लोग हैं ये, जेलें नहीं काट सकते। इसी हवाले से पंजाब हुकूमत के साबिक वजीर इत्तलात फयाजुल हसन चौहान भी नून और शीन में अलहदगी के दावे करते रहे। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि शहबाज फैमिली का दाखिला रायवंड में बंद हो गया है। वो क्या कहते थे, जरा उसकी एक झलक भी आपके सामने रखता है। नून लीग बाहर चली गई, शीन लीग अंदर हो गई, पीछे है मीम लीग। ना शीन लीग है ना नून लीग है, अब मीम लीग है। मीम लीग अब खुल के जनाब अपना खेल खेल रही है। इनकी अपने घर के अंदर फूट पड़ गई है, इनकी पार्टी तबाह हो गई है। मीम लीग जितना खुल के खेलेगी उतना मीम लीग का भी, नून लीग का भी और शीन लीग का भी और मिक्स अचार पार्टी पीडीएम का भी बेड़ा करके रही है। मीम लीग जितना खुल के खेल रही है और नून लीग जितना खुला के सामने आ रही है, वो अपने अलाइज के लिए भी और पीडीएम के लिए भी और अपने बाकी इत्तेहादियों के लिए भी एक सियासी बोझ बनते चले जा रहे हैं। गुज़श्ता दिनों वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने मशवरा दिया था कि मौजूदा हालात में नून लीग को एमक्यूएम पाकिस्तान की तर्ज में पाकिस्तान में अपनी अलहदा से रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। दूसरी जानिब चेयरपर्सन कायमा कमेटी बराए दाखिला पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा ने दावा किया है कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान के नाम से सियासी जमात की रजिस्ट्रेशन की मनसूबाबंदी की जा रही है। अपने एक बयान में मुसर्रत चीमा ने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ ने मुल्क दुश्मन बयान देने पर अयाज सादिक की पजीराई के लिए तवील टेलीफोन कॉल की। उन्होंने अयाज सादिक को बताया कि सचिन जिंदाल भी बयान पर आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुसर्रत चीमा ने कहा कि शाहिद खाकान, एहसन इकबाल और अयाज सादिक को हर हाल में मरियम नवाज की पैरवी का हुक्म दिया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अयाज सादिक को हीरो के तौर पर पेश करने की भी मनसूबाबंदी की है और नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को मुस्तकबिल में बड़े ओहदे से नवाजने की भी यकीन दहानी करा दी है। अब सवाल पैदा होता है कि नून से शीन निकालने का मतलब क्या है। क्या नवाज शरीफ के बयानिए से इत्तफाक ना करने वाले पार्टी मेंबरान बगावत करेंगे? क्या शहबाज शरीफ की क़यादत में अलग से मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई है? क्या पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है? आज मरियम नवाज की शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद खानदान में बगावत का तासुर तो खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब मुस्लिम लीग की नाराज मेंबरान की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाराज एमपीएस भी सामने आ रहे हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अयाज सादिक के बयान के बाद से जिला अटक से मुस्लिम लीग नून के रुकन पंजाब असम्बली जहांगीर खानजादा, साबिक रुकन कौमी असम्बली मलिक एतबार खान और साबिक एमपीए शावेज खान ने अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में खुद को कायद के बयानिए से अलग करने का ऐलान किया है। इसी तरह मेंबरान पंजाब असम्बली कयासुद्दीन, हाजी अशरफ, जलील शरकपुरी और निशात डाहा, अजहर खान, शुएब अवैसी भी पार्टी क़यादत से खफा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका पार्टी में होने या ना होने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। पीडीएम के कोयटा जलसे के बाद अब्दुल कादिर बलोच भी पार्टी से अलग हो गए, लेकिन उनकी अलहदगी पर भी पार्टी को ज्यादा तहफुजात नहीं है। अब हुकूमत के पास नून से शीन निकालने का वाहिद रास्ता पार्टी के अंदर मजीद नकबजनी करना होगी, मजीद नकब लगाना पड़ेंगे, जो कि बज़ाहिर नामुमकिन दिखाई दे रहा है। अब चौधरी निसार अली खान नून लीग से अलहदगी के बाद खुद गुमनामी में चले गए हैं। उनका अपना अलहदा मकाम था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से अलहदगी के बाद चौधरी निसार अली खान दिखाई नहीं देते हैं। बारकैफ अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में मजीद डेंट डालने के लिए हुकूमत की स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि क्या गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में प्री पोल रिगिंग की तैयारी की जा रही है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल का आगाज होते ही सियासी जमातों ने शुमाली इलाका जात में डेरे डाल लिए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी बल्तिस्तान में भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, जबकि मरियम नवाज शरीफ भी अगले चंद दिन में गिलगित यात्रा पर रवाना होंगी। लेकिन गुज़श्ता रोज गिलगित बल्तिस्तान की यौम आज़ादी के मौके पर वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर अपोजिशन जमातें खुलकर तनकीद कर रही हैं।
वजीर आजम ने गिलगित को अबूरी सूबा बनाने के ऐलान के साथ साथ अवामी इज्तिमा में ऑपोजिशन पर भरपूर लफ्जी गोलाबारी की थी। वो क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी दिखाता है। गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया। ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरह मुझे ब्लैकमेल करें और मैं इनको एनआरओ दे दूं। मैं ब्लैकमेल नहीं हुआ। तो अब इन्होंने पाकिस्तानी फौज की तरफ, पाकिस्तान के आर्मी चीफ, आईएसआई के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। जो स्टेट के इदारे हैं इनको अब मैं खुद देखूंगा कि इस मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करे। और आज हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। अब ना सिर्फ वजीर आजम बल्कि वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने भी ऑपोजिशन बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अली अमीन गंडापुर ने गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि जितने ज्यादा वोट मिलेंगे उतने ज्यादा रोड्स बनेंगे। ऑपोजिशन जमातों का इल्जाम है कि वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत कर रही है। इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर के वाज़ेह अहकाम के बावजूद वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर इलेक्शन रूल्स की धज्जियां बिखेरते हुए बाकायदा जलसे भी कर रहे हैं और इन जलसों में खिलाफ कानून ऐलानात भी किए जा रहे हैं। अब ये कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के तमाम सरकारी इदारों के सेक्रेटरीज की मीटिंग की सदारत किस कानून के तहत की जा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन से कबल इंतखाबात धांधली का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। सेनेट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर ने कहा कि तहरीक इंसाफ के वफाकी वजीर कॉर्नर मीटिंग और तरक्याती मंसूबों के ऐलानात करते रहे, जिसके इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होने के बाद इजाजत नहीं है। पीपल्स पार्टी की सीनियर मरकजी रहनुमा शेरी रहमान ने मुतालबा किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चाहिए कि इंतखाबात के कवायद ज़वाबित की धज्जियां उड़ाने पर वजीर आजम और वफाकी हुकूमत के खिलाफ नोटिस लें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान को एक खत भी लिखा गया है। इल्जाम आयद किया गया है कि वजीर आजम इमरान खान और अली अमीन गंडापुर ने ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियां की हैं। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और कमर जमान कायरा, जो साबिक गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान है, वो क्या राय रखते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। एक वफाकी वजीर भी पहुंच चुका है। सुना है कि वो वोट खरीदने के लिए आए हैं, पैसे बांटने के लिए आए हैं। ये लोग बिकने वाले नहीं हैं। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहादुर लोग हैं, गयूर लोग हैं, गैरतमंद लोग हैं। अब सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही नहीं बल्कि मुस्लिम लीग नून भी वजीर आजम के दौरे गिलगित पर एतराज उठा रही है। सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में धांधली के लिए वजीर आजम और वफाकी वजीर कश्मीर और शुमाली इलाका जात की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की धज्जियां उड़ा दी गई। मगर क्या कोई पूछने वाला है? गिलगित बल्तिस्तान के 21 इंतखाबी हलकों के लिए वोटिंग 15 नवंबर को होगी। 7,45,361 राय दहिंदगान अपनी राय का इजहार करेंगे। वोटर लिस्टों के मुताबिक 4,05,363 मर्द जबकि 3,39,998 खवातीन अपने वोट कास्ट करेंगी। इंतखाबात से कबली धांधली के इल्जामात यकीनन संजीदा नौयत के हैं। इलेक्शन कमीशन को इन इल्जामात की तहकीकात करानी चाहिए क्योंकि गिलगित एक हसास इलाका है और यह खित्ता किसी भी ब्लेम गेम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है। अब सवाल पैदा होता है कि धांधली के इल्जामात में हकीकत किस हद तक है। इंतखाबी धांधली की तहकीकात कैसे की जा सकती है? आजम और वजीर उमूर कश्मीर का दौरा धांधली के जुमरे में आता है। इन तमाम तर सवालात का जवाब देने की कोशिश करेंगे। इस वक्त साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब आपके वक्त के लिए। कुंवर दिलशाद साहब, रहनुमाई फरमाइएगा कि अगर इलेक्शन कैंपेन के अंदर एक सिटिंग मिनिस्टर वो कैंपेन रन कर रहा हो, खुद प्राइम मिनिस्टर उस इलाके के अंदर मौजूद हो, वो कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दे, तो क्या ये इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी? और फिर ये भी सवाल है कि अगर वो इंतखाबी जलसों के अंदर आवाम को ये कहते हुए पाए जाए कि जितने वोट यहाँ से मिलेंगे उतने करोड़ रुपया इस हल्के पर निछावर कर दिया जाएगा, तो क्या ये शेयर वायलेशन है? असूली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसका वफाक के इलेक्शन कमीशन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक अपनी रियासत का एक अलहदा एक कमजोर सा इदारा है, जिस लिहाज से कि उसके कोई ज़ाब्ता इखलाक नहीं है, उन्होंने कोई इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। वो एक इंतहाई जो एक बड़ा इनाम मुझे लग रहा है गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन कमीशन। अब जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि वो बाकायदा वोटरों की तादाद देखकर वहाँ डेवलपमेंट के फंड देने का ऐलान कर रहे हैं, तो जो चीफ इलेक्शन कमीशनर मुकर्रर किया गया है गिलगित बल्तिस्तान का, उसका फर्ज है कि वो उस मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन ले लें
वो इलेक्शन भी ले सकता है, उसको अरेस्ट भी कर सकता है, लेकिन उसने जहर इसके बाद वो अपने केयर टेकर गवर्नमेंट का जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी बड़ा इनाम नहीं है। तो ये सारा जो मामला जो चल रहा है ना, ये इनका इंतजामी ढांचा बहुत कमजोर है। साहब इसका मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर ये कह रही है कि गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में प्री पोल रैगिंग हो रही है या इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, तो इसका मतलब वो हक बजानिब है ये मुतालबा करने में? नहीं, उसमें एक मामला है ये, ठीक है, इंतजामी तौर पर जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं, पैसा फंड के बारे में कर रहे हैं, ये तो गलत है। ये तो बेइंतहाई ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी भी है और इंटरनेशनल मसूल के खिलाफ वर्जी भी है। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात यह है कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम बहुत बाशऊर है। उनकी इंतजामी, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, उनके जो तमाम ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी किस्म की धांधली गड़बड़ नहीं होने देगी। इस तरह के अनाउंसमेंट करते रहें। आवाम के अंदर अगर वो तरगीब दे रहे हैं या आवाम जाके वहाँ वोट उनके हक में वोट दे देती है, तो इसमें तो वहाँ की ब्यूरोक्रेसी कोई तलक नहीं। लेकिन एक बड़ी अहम बात यह है कि जो पीएम साहब जा सकते हैं, एक आज़ादी का दिन है, उन्होंने जाके तहरीर कर दी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ चले गए। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि आप इस हल्के में इतना हमें वोट देंगे, हम इतने आपको फंड देंगे, ये इंतहाई खिलाफ वर्जी है कानून की भी, बज़ाब्ता अखलाक की भी। तो जो वहाँ का जो वज़ीर आला है केयर टेकर, उसका ये काम है कि वो एक्शन ले। और फिर कुंवर दिलशाद साहब, जब प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर स्पीच की तो फिर इंटरिम सूबा बनाने के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान की वो अनाउंसमेंट भी हुई, वो नोटिफाई भी होता है। इस इकदाम को किस तरह से देखते हैं? क्या ये भी वायलेशन के ज़ुमरे में गिना जाएगा? ये एक सियासी धारा है, इसका बहुत बड़ा टेक्निकल मामला है, बड़ा हसास नवीयत का मामला है। इस पे खुद अपोजिशन तकसीम है। इसमें मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो कश्मीर का हिस्सा है, हम इसको कभी भी एक अलहदा सूबा नहीं बनने देंगे, ये नरेंद्र मोदी का मंसूबा है। ये तो खुद फजल रहमान साहब ने गुजरावाला, कोटा और कराची में अपनी तकारीर में इसका जिक्र किया है, बड़े पुस्त तरीके से मजम्मत की है। इसी तरह मुस्लिम लीग नवाज के जो प्राइम मिनिस्टर हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो इसके खिलाफ उन्होंने मुस्तरद कर दिया कि हम इसको सूबाई हैसियत दे रहे हैं। देखिए ना, ये तो हो सकता है कि पॉलिटिकल ब्लेम गेम हो या पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है और ऑपोजिशन उसको नेगेट कर रही है। लेकिन कुंवर दिलशाद साहब, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है उनकी इस हवाले से क्या राय है? क्या गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का स्टेटस मिल देने के बाद उनके लिए कोई फायदा साबित होगा? उनके जो है वो राइट्स उसमें इजाफा हो जाएगा? उनका स्टेटस क्या होगा? इस पर एक कॉमनर क्या सोचता है? हाँ नहीं, गिलगित बल्तिस्तान को हमारी एक आजादाना राय ये है कि उसको बाकायदा सूबा होना चाहिए। जाहिर है कि वो कभी उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा है, 70 साल हो गए वो उन्होंने अपनी हैसियत को बरकरार रखा हुआ है। तो हमारी जो एक ख्याल तो यही है कि सुबह बन जाना चाहिए और उसके लिहाज से कि सुबह एक अबूरी सुबह बना देना, ठीक है, जैसे पीएम साहब ने अबूरी सुबह का जिक्र किया ताकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मुतासर ना। उससे फायदा ये होगा वहाँ के नौजवानों को, एक तो बाकायदा डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी, दूसरा उनको कौमी असम्बली में उनको नशिस्तें मिल जाएगी और सेनेट में उनको नशिस्तें मिल जाएंगी। तो एक वफाक में, एक यूनिट में एक ताकतवर यूनिट बन जाएगा। वो फायदा तो होना है, सियासत अलहदा है, लेकिन बैनुल-अक़वामी हैसियत को देखते हुए अगर अबूरी सूबा बनने में कोई इंटरनेशनल कोई तरीका या अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद मुतासर न होती हो तो उसको सूबा बनाने में कोई हल नहीं। लेकिन इसके लिए आइन के आर्टिकल 1 में तरमीम करनी पड़ेगी। पाकिस्तान का आर्टिकल 1 में फेडरेशन की बाकायदा डेफिनेशन दी हुई है कि इस फेडरेशन में कौन कौन से यूनिट शामिल है। उसमें गिलगित बल्तिस्तान का भी जिक्र है। वो ये कहा है कि ये एक आज़ाद बिल्कुल डिस्प्यूटेड एरिया है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब वो डिस्प्यूटेड एरिया को वहां से डिलीट करके हज़फ करके, ठीक है, यानी आप ये समझते हैं कि इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लानी पड़ेगी और आईनी तरमीम बहुत ज्यादा जरूरी है। आर्टिकल 1 में इसकी तरमीम बहुत इसके बगैर हो नहीं सकता वो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि मुल्क को 3400 अरब रुपए का टीका कैसे लगाया गया। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अवाम को एक बार फिर 3400 अरब का टीका लगाने की तैयारी की जा रही है। इस टीके का बराह रास्त ताल्लुक तवानाई से है। पहला टीका गर्दिशी कर्जों में इजाफे के हवाले से है, जबकि दूसरा टीका पेट्रोलियम मसनूआत की अदायगियों में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक है। हम दोनों के बारे में आपको तफसील से बताते हैं। मौजूदा दौर हुकूमत के गर्दिशी कर्जे को कंट्रोल करने के तमाम तर दावे धरे के धरे रह गए और ये कर्जा 1139 अरब रुपए के इजाफे के नतीजे में 2300 अरब रुपए तक जा पहुंचा है।
पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में वजीर तवानाई उमर अयूब के गर्दिशी कर्जे में कमी के बेबुनियाद दावों की कलई खोल दी गई है। इजलास में पावर डिवीजन के हुक्काम ने इंकशाफ किया कि तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा बेलगाम हो गया है। सेक्रेटरी तवानाई ने बताया कि गुज़श्ता 3 माह में 116 अरब रुपए गर्दिशी कर्जा बढ़ गया है। माली साल 2019 की पहली छमाही में गर्दिशी कर्जे में 288 अरब रुपए, दूसरी छमाही में 198 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। माली साल 2020 की पहली छमाही में 243 अरब रुपए और दूसरी छमाही में 294 अरब गर्दिशी कर्जा बढ़ा है। अब यही नहीं है, बल्कि मौजूदा हुकूमत ने 5 दफा बिजली की कीमतों में इजाफा भी किया है। इलावाजी ख्वाजा आसिफ की जेर सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की ज़ेली कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें के इलेक्ट्रिक और पाकिस्तान स्टील मिल्स का सुई सदर्न गैस कंपनी के 164 अरब रुपए के नादहिंदा होने का इंकशाफ हुआ। अब एक जानिब मुल्क में गर्दिशी कर्जों का कोहे हमालिया है और गरीब की जेब पर बोझ बना हुआ है, तो दूसरी जानिब पेट्रोलियम सेक्टर में 11 खरब रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ भी सामने आ गया है। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान यानी एजीपी ने सरकारी इदारों बशमूल पेट्रोलियम डिवीजन और इसकी ज़ेली तेल और गैस कंपनियों में माली साल 2018-19 के दौरान 15 खरब 43 अरब रुपए की बेज़ाब्तगी और बदउनवानियों की निशानदेही की है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकारी शोबे के सारिफीन से काबिल वसूल अदायगियों की अदम वसूली के 16 केसेस 7 खरब 92 अरब 77 करोड़ 80 लाख रुपए के बराबर हैं। एजीपी ने कहा है कि इसके ऑडिट के नतीजे में रिपोर्ट में 11 खरब रुपए से जायद की रिकवरीज की निशानदेही की है और जनवरी ta दिसंबर 2019 के दरमियान 15 अरब 23 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरीज की गई, जिसकी ऑडिट में तस्दीक हो गई। एजीपी ने पेट्रोलियम डिवीजन के 53 खरब 84 अरब रुपए के मजमूई अखराजात और 3 खरब 47 अरब रुपए की नॉन टैक्स रसीदों का जायजा लिया। रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि OGDCL इंतजामिया ने 1989 और 2016 के माबैन दरियाफ्त होने वाली 12 फील्ड्स की तरक्की में पेट्रोलियम की पैदावार और अदम आगाज के बायस ताखीर की, जिसके नतीजे में 69.5 अरब रुपए की रेवेन्यू का नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि OGDCL ने गैस के कम प्रेशर की सेल प्रोसीड के 7 अरब 40 करोड़ रुपए कौमी खजाने में नहीं जमा कराए हैं और मतरूका प्लांट्स की इंस्टॉलेशन से रेवेन्यू नुकसान का सामना किया है। इसी तरह ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी ओगरा ने 2 अरब रुपए हुकूमती खातों में जमा कराने की बजाय ट्रेजरी बिल्स में सरमायाकारी कर दी है। हुकूमत सरकारी अखराजात में अदम तवाजुन का सारा बोझ आम आदमी पर डाल रही है, जो कि न सिर्फ मुल्क बल्कि हुकूमत के लिए खुद भी खतरे की घंटी है। जहां हुकूमत के लिए खतरे की घंटी है, वहीं अगर ये मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस यूं ही बरकरार रही, इस पर हुकूमत ने काबू ना पाया, तो अवाम की जेब से मजीद पैसे अदा किए जाएंगे। या एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर बात करेंगे कि अमेरिकन इलेक्शंस के नताइज गैर यकीनी का शिकार क्यों है। इस मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग 3 नवंबर को हो रही है और अब जब पोलिंग डे में 24 घंटे से भी कम वक्त बचा है, इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज भी सदर ट्रंप रियासत नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन, जबकि बाइडन पेंसिल्वेनिया में रैलियों से खिताब कर रहे हैं। हालिया जायजों के मुताबिक जो बाइडन को विस्कॉन्सिन, मिशिगन और कैरोलिना में बर्तरी हासिल है, जबकि पेंसिल्वेनिया में भी वो थोड़ा आगे दिखाई दे रहे हैं। रायामा के जायजों में भी जो बाइडन सदर ट्रंप से 8 पॉइंट्स आगे हैं। बड़ी तादाद में वोटर्स कोरोना के बायस डाक और अर्ली वोटिंग के जरिए अपना वोट कास्ट कर चुके हैं और अब तक 9 करोड़ से जायद वोटर्स अपना वोट कास्ट कर चुके हैं। इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग के बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सदारती इंतखाब के नताइज आने में ताखीर हो सकती है, क्योंकि अमरीकी पोस्टल सर्विस यानी महकमा डाक के बजट में कटौती का अमल जारी है और सदर ट्रंप ने इनके लिए इजाफी बजट मंजूर करने से इनकार कर दिया है। इस वजह से डाक के जरिए इकट्ठे किए जाने वाले वोटों के पहुंचने में ताखीर का खदशा अपनी जगह पर मौजूद है और मुबस्सिरीन को फिक्र लाहक है कि आया महकमा डाक इतने बड़े पैमाने पर डाले जाने वाले वोटों को बर वक्त जमा करके हुक्काम तक पहुंचा पाएगा या फिर ऐसा मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। इस वक्त अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धांधली की शिकायत करते हुए नताइज के खिलाफ आला अदालत से रुजू करने की धमकी भी दे रखी है। माजी में भी नताइज के खिलाफ अदालत से रुजू किया गया था, ताहम अदालत ने केस का 36 दिन के बाद फैसला सुनाया था। अब एक जानिब डाक के जरिए आने वाले वोटों की तस्दीक के बाद गिनती और फिर कोरोना वबा के बायस पोलिंग के अमल में ताखीर और डोनाल्ड ट्रंप की अदालत जाने की नताइज जो धमकी दी है कि वो नताइज जो भी आएंगे वो अदालत से रुजू कर सकते हैं, ये सब मामला ताखीर का बायस। अमरीकी अवाम एक अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद के साथ पोलिंग स्टेशंस का रुख करेंगे और ये तो वक्त ही बताएगा कि ये सदारती मार्का जो बाइडन अपने नाम कर पाते हैं या फिर एक बार फिर सदर ट्रंप ही अमेरिका के सदर मुंतखब होने में कामयाब हो पाते हैं। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।